खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं नासिर सूफ़ी की कलम से ब्लॉग में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमने कुछ महीने पहले एक जॉब सीरीज चलाई थी जिसमें हम अलग अलग कंपटीशन की तैयारी करने के लिए जो उनसे रिलेटेड अच्छी तैयारी करने के जो टिप्स दे सकते हैं उनका इंटरव्यू करते हैं। हमने पहले बैंक IBPS PO का इंटरव्यू लिया था और 3rd ग्रेड तैयारी के लिए भी एक इंटरव्यू आप लोगों के लिए शूट किया था। तो उसी सिलसिले में आज एक और इम्पोर्टेंट इंटरव्यू आपको दिखाने वाले हैं जो कि 3rd ग्रेड एग्जाम से रिलेटेड है और 3rd ग्रेड में उर्दू सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो इस प्रोग्राम को हमारे साथ अटेंड करने के लिए हमसे जुड़े हैं मांगरोल की तरन्नुम परवीन, जो 2018 वाली वैकेंसी में राजस्थान के टॉप रैंकर रहे हैं। यानी कि इनको 2018 वाली वैकेंसी में फर्स्ट रैंक इन्होंने हासिल की थी। तो सबसे पहले तो आपको फर्स्ट रैंक मिलने पर मुबारकबाद और साथ ही हमारे इस खास प्रोग्राम में हमसे जुड़ने के लिए तरन्नुम मैडम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो शुरू करते हैं हम कि आप 2018 में जो टॉप रैंकर रहे, तो ये जानकारी कैसे आप टॉप रैंकर बने, ये जानकारी देने से पहले हम चाहते हैं कि आप आपका फैमिली बैकग्राउंड वगैरह जो है हमारे दर्शकों को बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको सर ने बताया, मेरा नाम तरन्नुम परवीन है। मेरे पिताजी का नाम मोहम्मद आमीन है। हम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। आपके वालिद साहब क्या करते हैं, मतलब पिताजी क्या काम करते हैं? जैसे मेरे पिताजी है, वो छोटा सा उनका बिजनेस है, कपड़े का, कपड़े बेचते हैं। अच्छा, कपड़े बेचने का आपका उनका कारोबार है। तो शुरू से ही आपने टीचर बनने का ख्वाब देखा था, या मतलब बाय चॉइस या बाय डेस्टिनी? दो चीजें होती है कि या तो मुझे शुरू से टीचर बनना है या फिर अचानक से ग्रेजुएशन के बाद में लोगों को लगता है कि यार कुछ ऑप्शन नहीं बच रहा है, चलो सब मोहल्ले वाले क्या कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं तो बीएड कर लेते हैं। तो एक तरीका तो वो होता है कि लोग जो है वो टीचिंग फील्ड में आ जाते हैं, और एक ये होता है कि शुरू से नहीं कि मुझे तो टीचर्स ही बनना है। तो आपने मतलब कैसे चुना, बाय चॉइस या बाय डेस्टिनी? बाय चॉइस। मैंने मतलब यही सोचा कि मुझे टीचर ही बनना है। अच्छा, आपने टीचर बनने का ही सोचा था, अच्छी बात है। तो उसके लिए आपने टीचर बनने के लिए जो टीचर ट्रेनिंग होती है, बीएड किया है, STC किया आपने? जी मैंने बीएड किया है। बीएड किया है, तो बीएड जो है वो आपने किस ईयर में किया था? 2014 में। 2014 में आपने बीएड किया। तो 2014 में बीएड करने के बाद आप 2018 वाली वैकेंसी में सेलेक्ट हुए। तो 2014 से और 18 के दौरान आपने तैयारी करी या किसी स्कूल में पढ़ा है या सेल्फ स्टडी की, किस तरह से आपने मैनेज किया? जी मैंने जैसे 2014 से बीएड की, जिसके बाद से मैंने ये सोच ही रखा था कि मुझे टीचर बनना है। तो मैंने जीके की तैयारी स्टार्ट कर दी, और फिर उसके बाद में 2015 जनवरी 1 जनवरी को मैंने स्कूल भी ज्वाइन कर लिया। तो स्कूल में पढ़ाती रही और अपनी तैयारी करती रही। अच्छा, तो मतलब आप साथ के साथ ही स्कूल में भी पढ़ाते रहे, लेकिन ज़्यादातर लोगों का मानना होता है कि साथ के साथ में जो तैयारी करते हैं, तैयारी के साथ में जॉब नहीं होता है, यानी कि जॉब की और तैयारी की एक साथ नहीं बनती, ऐसा मैक्सिमम लोगों का मानना होता है। तो इस बारे में एक बार फिर आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या वाकई में जॉब के साथ साथ प्रिपरेशन हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है। अगर अपन लॉन्ग टाइम से तैयारी कर रहे हैं तो जॉब भी कर सकते हैं और तैयारी भी कर सकते हैं। अच्छा, मतलब अगर साथ में उसके लिए कुछ रिलेवेंट सब्जेक्ट होना चाहिए, या कोई सी भी जॉब करे या और कोई सी भी तैयारी साथ करे, दोनों हो सकता है? नहीं नहीं, फिर जॉब अपने को ऐसी पकड़ना चाहिए, जैसे अगर अपन को टीचर बनना है तो उसके लिए टीचिंग वाली जॉब करनी चाहिए। और अपने सब्जेक्ट भी, कि जैसे अपने को SST से टीचर बनना है या उर्दू से टीचर बनना है, तो अगर किसी भी सब्जेक्ट से टीचर बनना है तो फोकस अपनी मतलब टीचिंग सब्जेक्ट भी वही लो जो अपने को, जिससे अपने को टीचर बनना है। बाकी SST पढ़ाना तो सबसे बेस्ट है ही सही। अच्छा, मतलब किसी भी चीज से लिंक करना हो, जैसे मान लो कि अगर उर्दू से तैयारी कर रहे हैं तो उर्दू ही पढ़ाएं, SST से तैयारी कर रहे हैं तो स्कूल में भी एज ए सब्जेक्ट, एज ए टीचर SST ही को ही ज्वाइन करे, तो उसकी तैयारी जो है वो कड़ी से कड़ी जुड़ जाएगी और तैयारी थोड़ी बेहतर हो सकती है, आप ये कहना चाहते हैं? अच्छा, तो अब चलते हैं हम उस बात की और जो एक अपने आप में काफी काबिले तारीफ है कि आपने पूरे राजस्थान में 129 सीटों पर 2018 वाली वैकेंसी में जो है उर्दू की सीटें महज 129 थी। 129 सीटों में आप एक छोटे से कस्बे से पूरे राजस्थान की टॉप रैंकर बनती है, फर्स्ट पोजीशन हासिल करते हैं। तो ये वाकई में काफ़ी फख्र की बात है, गर्व की बात है। तो आपने ऐसी क्या प्रिपरेशन की जिससे आपने ये मकाम हासिल किया? हमारे जो उर्दू से तैयारी करने वाले जो दर्शक हैं उनको आप बताइए। जी पहले तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई इसमें कितनी सीटें हैं। हमें ये सोचना चाहिए जितनी भी हो, मुझे एक सीट से मतलब है और मुझे
पूरी तैयारी करनी है और लेके ही रहना है। हम ये सोचते हैं कि भाई इसमें तो इतनी कम सीट है, हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसे नेगेटिव सोच नहीं लानी चाहिए। दिमाग में हमेशा पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए कि जो भी होगा अच्छा होगा, और मैं तो अपनी तैयारी करूँ तो अपना आप सिलेक्शन होगा। अच्छा, मतलब सोच पॉजिटिव रखनी चाहिए, जी, सीटें जी, मायने जी। नहीं रखती, चाहे 129 हो या केवल 29 हो। जी जैसा कि अभी फर्स्ट ग्रेड में भी केवल जो वैकेंसी आई है उसमें महज 40 सीटें हैं, और उर्दू में हमेशा ज़्यादातर यही देखा जाता है कि उर्दू के साथ नाइंसाफ़ी होती रही है, उर्दू पढ़ने वाली ज़्यादा है। और राजस्थान की जो स्कूल्स हैं उसमें उर्दू की सीटें काफ़ी सारी खाली रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो गवर्नमेंट है, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वो महज कुछ सीटों पर उर्दू की भर्ती करते हैं, तो उर्दू की तैयारी करने वालों को काफ़ी परेशानी होती है। लेकिन तरन्नुम मैडम का कहना है कि सीटें कोई मायने नहीं रखती, हालांकि सीटें ज़्यादा आनी चाहिए, लेकिन सीटें कोई मायने नहीं रखती, कम सीटें हो तब भी सिलेक्शन हो सकता है, और न सिर्फ सिलेक्शन हो सकता है बल्कि टॉप रैंक भी हासिल की जा सकती है, ये साबित करके दिखाया तरन्नुम मैडम ने। तो मैडम कुछ स्ट्रेटजी बताइए हमारे दर्शकों को, उर्दू से तैयारी करने वाले दर्शकों को, कि वो ऐसा क्या खास करें। जैसे उर्दू में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, जो शोराए किराम रहते हैं उनकी पैदाइश और वफात को कैसे याद करें। कोई शायर, कोई मुसन्निफ जो है वो अलग अलग जगह पर पैदा होते हैं, और ज़्यादातर जो लेखक होते हैं उनकी वफात अलग जगह पर होती है, तो उन चीज़ों को कैसे याद रखा जा सकता है। इन चीजों को याद रखने का एक सिंपल सा तरीका तो यह है कि सबसे पहले हम डायरी लेकर बैठे, जब भी पढ़ने बैठे तो डायरी लेकर बैठे और उनके सभी मुसन्निफ के जहाँ पर पैदा हुए तो उसकी पैदाइश को वो लिखते जाए कि हाँ भाई ये यूपी में पैदा हुए, ये बुंदेलखंड में हुए, ये यहाँ पर हुए, तो सबकी हम लिख लेंगे। उसके बाद में हमें कहीं ना कहीं तो सेम मिलेगा, तो उसको हम एक जगह से याद कर लेंगे कि भाई दोनों की एक जगह हुई तो वो दोनों को याद रह जाएगा। और फिर हमने बाद में देखा जैसे यही जैसे वफात हुई तो वफात का भी इसी तरह से हम याद रख सकते हैं कि हाँ भाई इनकी वफात यहाँ हुई थी और इनकी फला शख्स की, फला शायर की पैदाइश यहाँ हुई थी, तो हमें ये याद रह जाएगा कि इनकी वफात और इनकी पैदाइश। तो ये एक आसान तरीका है। अच्छा, मतलब हम जितने भी सिलेबस में जो राइटर्स होते हैं, जो पोइट होते हैं, तो उनकी जो चीजें, उनकी इंडेक्स बनाएं, जो जो पहले के हैं सबसे पहले को लिखे, फिर जो भी मॉडर्न है उनको अलग रखें, तो उन सबकी अलग से लिस्टिंग करें। उस हिसाब से क्या है कि उनको याद करने में आसानी रहती है। एक और कंफ्यूजन रहता है मैडम कि जैसे जो गजलें होती है, नज़में होती है, तो उनके पीछे के जो रदीफ काफिया होते हैं उनमें भी काफी कंफ्यूजन रहता है कि बच्चे तैयारी तो अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन जब वहाँ जाते हैं तो उनमें काफी कंफ्यूजन हो जाता है कि ये गालिब का हो सकता है या फैज अहमद फैज का हो सकता है, तो उसमें भी काफी कंफ्यूजन रहता है। तो उसकी भी कोई ट्रिक हो तो बताओ, ताकि उसमें बच्चे जो है वो कंफ्यूज ना हो। इसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा मतलब ये याद करना पड़ेगा कि गजलों जितना हम पढ़ेंगे ना, गजलों को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में गजलों के पीछे जो रदीफ काफिया होते हैं उनको याद कर लेना चाहिए। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं गालिब की हमने गजल पढ़ी कि आज का वो, जैसे गालिब की हमने गजल पढ़ी, हमने मीर तकी मीर की गजल पढ़ी, तो इनको याद रखने के लिए ये है कि पीछे के जो रदीफ काफिया है उनको हम याद कर ले, उनकी एक हम लिख ले, कॉपी में लिख ले कि भाई पीछे आता है, कहीं पर आता है कहाँ कहाँ रदीफ, कहीं पर आता है चले चले रदीफ, तो उनको पीछे कॉपी में लिख ले और उसको एक सॉन्ग टाइप का बना ले, या हम जैसे भी कहना चाहे तो उसको याद कर ले, उसके पीछे शायर का नाम या आगे शायर का नाम लगा ले कि भाई मीर का ये है कि कहाँ चले मरे, इस तरह के वो याद कर लेंगे, तो इससे हमें आसानी रहेगी। अच्छा, रदीफ और काफिया पर फोकस किया जाए, मतलब जैसा कि जो भी अशार होते हैं उनके जो रदीफ और काफिया होते हैं उनकी लिस्टिंग की जाए, और जैसे चले या किसी के पीछे मरे या हम, जैसे भी रदीफ और काफिया होते हैं उनकी लिस्टिंग कर ले, और जो एक शायर के हैं उस शायर के जितने भी रदीफ काफिया उन सबको मिला करके एक लाइन बना करके सॉन्ग के वे में, या जो भी आपको सूटेबल लगे, जो चीजें चौपाया आपको, जो चीजें आपको पसंद हो उसमें उनको कन्वर्ट करके याद रखें, तो उससे इस मुसीबत से काफी हद तक छुटकारा पाया जा सकता है। जी बिल्कुल। अच्छा, और उसके अलावा जो आपने फर्स्ट रैंक हासिल की थी, तो वो वाली जो वैकेंसी थी उसमें सिलेक्शन का जो बेस था वो रीट के आधार पर था, और ये जो 2022 में जो होने वाली है इसमें पैटर्न चेंज कर दिया है, इसमें रीट को केवल पात्रता परीक्षा कर दिया है, और इसके अलावा जो मेन सब्जेक्ट का पेपर होना है, अलग से सब्जेक्ट का पेपर देना है, तो उस वाले पैटर्न में और इस वाले पैटर्न में कितना डिफरेंस है, मतलब किस हिसाब से आप इन चीजों को देखते हैं। और तो हम जानते हैं कि इसमें डिफरेंस तो है सही, ये थोड़ा टफ है। उसमें ये था कि हमें इसमें थोड़ा फायदा मिल जाता था, एक ही बेस से हमारी मतलब जैसे नियुक्ति हो जाती थी, लेकिन इसमें थोड़ा टफ पड़ेगा, लेकिन उससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम आसानी से अपने सब्जेक्ट पर फोकस करके इसको भी हम पास कर सकते हैं। जैसे हमने रीड तो क्लियर कर ही ली,
उसके बाद में इस पे सब्जेक्ट पे फोकस करना है मेन, कि हमें उर्दू से टीचर बनना है तो उस पे हमें पूरा फोकस करना है और इससे हम कामयाब हो सकते हैं। तो सब्जेक्ट का सिलेबस आपने देखा होगा, जो अभी थर्ड ग्रेड एग्जाम होने वाला है उसका सिलेबस आपने देखा ही होगा। तो उस सिलेबस को देखते हुए आपको लगता है कि इसमें कुछ चैलेंजिंग चीज़ें हैं जिससे स्टूडेंट्स को परेशानी आ सकती है? और अगर कुछ चैलेंजिंग लगता हो तो वो बताइए कि क्या चैलेंजिंग है और किस तरह से उनको फेस किया जाए। जी, जैसे मैंने सिलेबस देखा है तो इसमें ये है कि बहुत सारे मुसन्निफ है और बहुत सारे शोरा है, उनकी सवाने हयात है। तो उनको सवाने हयात को याद करना हमारे लिए मुश्किल लगता है, लेकिन उसके लिए भी यही है कि हम एक इंडेक्स बनाकर उसको याद कर लेंगे तो वो आसानी से याद हो जाएंगी। बाकी कवायद वाला जो मैटर है उसको तो हमें पूरा क्लियर करना ही है, क्योंकि कवायद तो हर जगह आते हैं, तो उसको क्लियर करते हुए चले। अच्छा, ज़्यादा कुछ चैलेंजिंग नहीं है, मतलब जैसा हाँ, कि हर बार रहता है। पिछले पहले 2018 से पहले 2013 में भी यही पैटर्न था जी जो वापस से आया है। मतलब एक बार कभी ये पैटर्न रहता है, कभी ये रहता है। तो हालांकि कोई ज़्यादा परेशानी तो है नहीं इसमें। हाँ अच्छा, तो आप फर्स्ट रैंकर होने के नाते जो अब आपके बैच के बाद में ये नई वैकेंसी आ रही है, इसमें जो उर्दू के स्टूडेंट्स हैं जो उर्दू से टीचर बनने का ख्वाब देखते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए आप क्या पैगाम देना चाहते हैं ताकि वो उनको अच्छे से मोटिवेशन मिले और वो अच्छे से प्रिपरेशन करके उर्दू टीचर बनने का ख्वाब पूरा कर सकें? यही है कि आपने सबसे पहले तो ये समझो कि हम कुछ भी कर सकते हैं। ये नहीं सोचना चाहिए, अपने आप को कम मत मानो। ये सोचो कि हाँ मैं तैयारी करूंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, या मैं तैयारी करूंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। कभी भी अपने माइंड में नेगेटिव सोच मत लाओ कि भाई होगा नहीं होगा। इसकी टेंशन लेना छोड़ दो, इसकी टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। बस ईश्वर है, वो सब कुछ अच्छा करेगा। ईश्वर पर भरोसा करो और सबसे ज्यादा ये करो कि भाई मुझे अपनी तरफ से फुल देना है, बाकी जो होगा अच्छा होगा। मतलब अपनी तरफ से 100% देना है। जी ये थे तरन्नुम मैडम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। और साथ ही आप सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा कि अगर थर्ड ग्रेड से रिलेटेड, उर्दू से रिलेटेड अगर कोई परेशानी आपको हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा आपको जिस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी है या जिस वैकेंसी के बारे में आपको जानना है वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। हम अगले इंटरव्यू में आपसे जल्द मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ, एक नई जगह के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।